नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कहते हैं जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका लेखा जोखा होता है और उसका लेखा जोखा ये कहा जाता है और माना जाता है कि ऊपर वाला सब करता है। द्वापर और त्रेता युग में खास तौर पर इस पर ज्यादा विश्वास किया जा रहा था, लेकिन कलयुग में भी लोग अभी मानते हैं और विश्वास करते हैं। लेकिन कलयुग में वर्तमान के हालातों में जो यहां पर करता है वो यहीं पर भुगत करके जाता है और इसके उदाहरण भी समय समय पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ताजा उदाहरण झारखंड का है, जहां पर आईएएस पूजा सिंघल, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल हैं और उनके भ्रष्टाचार की जो अकूत संपत्ति थी उस पर अब ईडी का शिकंजा कसा गया है। क्या है कुछ पूरा मामला, इस रिपोर्ट को देखिए। भ्रष्टाचार मामले में आरोपों का सामना कर रही झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल झारखंड में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के नाम से रांची में बने पल्स हॉस्पिटल की जब्तीकरण की प्रक्रिया और तेज कर दी है। पूजा सिंघल के परिवार की 82.77 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक अब ईडी अन्य लोगों की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति भी जब्त कर सकती है। इसके साथ ही अब ईडी कई मामलों पर शिकंजा भी कसने की तैयारी में है। जब्तीकरण के मामले में ईडी ने पल्स डायग्नोस्टिक अस्पताल की जमीन और उस पर बने अस्पताल भवन, अस्पताल से सटे चारों ओर की जमीन, अस्पताल में लगे उपकरण और जमीन को अटैच कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 82 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के बाद अब साफ हो गया है कि ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की थी और जांच के दौरान जो तथ्य सामने आ रहे थे वह सारे सही पाए गए हैं। इधर झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई के बाद एक बार फिर से सरकार में शामिल पार्टी कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि मनरेगा घोटाले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ईडी को उस समय की सरकार और पदाधिकारियों से भी पूछताछ करनी चाहिए। या पल्स अस्पताल को ईडी चलाए, यह ईडी का समस्या है। लेकिन हमें यह लगता है कि जिस मनरेगा घोटाले के तहत आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जेल की सलाखों के पीछे है और जिस मनरेगा घोटाले के आरोप में ईडी ने अस्पताल को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इसके पीछे जो इस मनरेगा घोटाले का अपने शासनकाल में क्लीन चिट देने का काम किया, ईडी उसके ऊपर कार्रवाई कब करेगी, प्रश्न तो यहाँ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने साफ किया है कि राज्य में जो भी केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, उसके लिए जो लोग गलत कर रहे हैं वही जिम्मेदार है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने साफ किया है कि आर्थिक अपराध के कुछ साक्ष्य मिले थे, तभी तो ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ईडी ने जहां जहां पर हाथ लगाया वहां पर पैसे मिले कि नहीं मिले? ईडी ने जहां जहां हाथ लगाया वहां पर गलत दस्तावेज मिले कि नहीं, आर्थिक अपराध के दस्तावेज मिले कि नहीं? तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप गड़बड़ क्यों करते हैं, क्यों आर्थिक अपराध करते हैं? ना गड़बड़ कीजिएगा ना भोगिएगा। अब जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही कार्रवाई के बीच राजनीतिक दलों की बयानबाजी भले ही तेज हो गई हो, लेकिन ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में इस कार्रवाई को और भी तेज किया जा सकता है और जांच एजेंसियों के चंगुल में अन्य अधिकारी और नेता भी आ सकते हैं। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अब झारखंड में लगातार कार्रवाई तेज कर दी गई है ईडी की तरफ से और पूजा सिंघल की अवैध अकूत संपत्ति को भी ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जांच एजेंसियों की नजर में अगला नंबर किसका होगा। जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त क्यों है और कौन कौन शामिल है इसमें। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। फिलहाल मार्क्सिस्ट के नेता सुशांतु मुखर्जी जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखर्जी जी। मुखर्जी जी, अब तो ये अवैध अकूत संपत्ति जो थी पूजा सिंघल की वो भी जब्त कर ली गई है और अभी तक
कांग्रेस के नेता ये सवाल भी उठाया करते थे कि आखिर पूजा सिंघल पर कार्रवाई जो की गई, जांच जो की गई, वो ठहर क्यों गई? अब तो उनको विश्वास इस बात का हो गया होगा ना कि नहीं, जो जांच चल रही है वो कहीं ठहरी नहीं है, जारी है, कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जांच तो निश्चित जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अब भाजपा को ये लगने लगा है कि सुई अब दूसरी ओर भी जाएंगे। क्योंकि जितने भी मामलाएं अभी देख रहे हैं आप, पल्स हॉस्पिटल से लेके सब मनरेगा की पैसा, टोटल पैसा मनरेगा की, ये अर्जुन, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने ये जांच दिए थे, इनके ऊपर जांच करवाए थे जो हाईकोर्ट में थे। अब उसे रघुवर जी के समय ऐसे आए कि रघुवर जी उस केस को भी वापस ले लिए और उसे क्लीन चिट देके अपने जगह बैठा लिए कुर्सी में। अब जांच एजेंसी को निश्चित तौर पर वहां उस दिशा में दिखाई देने की, भले कोई चश्मा भी पहने रहे, लेकिन उसे दिखेंगे, निश्चित तौर पर दिखनी चाहिए। हमें लगता है कि 3.25 करोड़ हमारे टैक्स की पैसा, चोरी की पैसा, जमीन की पैसा, मनरेगा की पैसा, लूटी हुई पैसा जो निकले हैं, किस मुख्यमंत्री के समय काल में, किस मुख्यमंत्री के समय काल में वो निकले थे, हमें लगता है ये सोचने की जरूरत है। और सरकार नहीं, जनता सोच रही है, जनता आस लगा के बैठी हुई है कि हमें लगता है कुछ दिखेंगे। जो हमारे पूर्व मंत्री सरजू राय जी ने बोल रहे, विधायक जी, वो भी कह रहे जी। नहीं, लेकिन अब ये जो सवाल, अब मेरा सीधा सा सवाल है कि जो अभी तक ये सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि आप भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया करते थे कि केंद्र के नेतृत्व में ही ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, विपक्ष के नेताओं पर जो है घेराबंदी कर रही हैं, लेकिन अब जो कार्रवाई की जा रही है, आप तो ये मानते हैं ना, क्योंकि अगर उनके केंद्र के नेतृत्व पे ये कार्रवाई की जाती तो भाई पूजा सिंघल को लेकर के आप लोग ये कहा करते थे कि कार्रवाई शिथिल पड़ी हुई है, अगर शिथिल होती तो ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो अवैध संपत्ति ये कुर्क ना होती। आपने खुद बताया, और जब रघुवर दास की सरकार में जब क्लीन चिट दे दिया गया था पूजा सिंघल को, ऐसे में ऐसे आगे ये कार्रवाई बढ़ती ही क्यों? आप तो मानते हैं ना कि नहीं, एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं। आपको बता दे पूजा सिंघल की जो जमीन पर जो पल्स हॉस्पिटल बनी हुई है, वो ट्राइबल जमीन है, भुइयारी जमीन। जिस समय ये जमीन ली जा रही थी, रजिस्ट्री हो रही थी और उसका मोटेशन हुए थे, उस पर बैंक लोन हुए, वो कैसे हो गई, किनकी सरकार थी, ये देखने की जरूरत है। हम लोग इसका विरोध किए थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार राजा की चल रही थी तभी। अभी तो सरकार संथाली बेटा का चल रहा है, दोनों में अंतर है, आपको देखना है। नहीं, आप समझ नहीं पाए, फिर से सवाल सुनिए, यही सवाल है मेरा कि जो कार्रवाई हो रही है, अभी तक जो आरोप लगा रहे थे कि केंद्र के इशारों पर ये एजेंसियां काम कर रही हैं, अब जब ये कार्रवाई हो रही है, पूजा सिंघल पर कार्रवाई हो रही है, ये आप भी बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान ये भ्रष्टाचार हुआ है, अगर केंद्र के इशारों पर ये कार्रवाई करती एजेंसियां तो पूजा सिंघल के गिरेबान में हाथ क्यों डालती? हमारा सीधा सा सवाल इतना है। तो ये अब हम मानते हैं ना कि एजेंसियां निष्पक्ष जांच कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अभी एजेंसियां जनता को एक चीज दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये हमारे माननीय संथाल का बेटा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन के पीरियड में ये सब काम हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मनरेगा की जांच अर्जुन मुंडा के समय में जांच हुई थी और रघुवर सरकार ने आके उसे वापस ले लिए थे। तो जनता चाह रही है कि रघुवर के पीरियड भी जांच के एजेंसी के अंदर आए और जांच हो और उसे जो भी दोषी है उसे सलाखों के पीछे ले जाए। जी बिल्कुल, सलाखों के पीछे जाना चाहिए। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल का वो नेता हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मार्क्सिस्ट का हो, या फिर जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, भ्रष्टाचार होता है। प्रदेश को, राज्य को लूटने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन एक तरफ अब ये कहा जा रहा है, मुखर्जी जी, राज्य सरकार कह रही है कि जो कोयला है, ये जो खनन का है, पत्थर को छोड़कर वगैरह, ये सब केंद्र अपने अधीन ले लें, अपने अंतर्गत ले ले, अगर ये चाहती हैं कि भाई इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब इस पर भी बीजेपी पलटवार कर रही है, कह रही कि लूटने के बाद अब कह रहे हैं कि केंद्र अपने अधीन ले ले। जब पूरा लूट लिया तो कहा जा रहा है कि केंद्र अपने अधीन ले ले। जी अच्छा, ये बताइए कि कोई भी कंपनी अगर डाउनफॉल में जाती है
तब देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने उसे बेच दिए जाते हैं। वो कमजोर हो जाते, तब खरीदने वाले सिर्फ 2 रहते हैं। तो हमें ये तो बताइए कि अगर अभी राज्य सरकार कह रही है कि भाई कोयला सारा पेट्रोल का है, वो खुद ले ले, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसलिए हो रही है कि लूटे हैं खुद ना, अब जांच अगर होंगे तो जाएंगे कौन, ये भी बात है। हाँ, ठीक बात, जांच होगी तो जाएंगे कौन, मतलब आगे कुआ पीछे खाई, ये वाली स्थिति बनी हुई क्या मुखर्जी जी? जी एकदम, देखिए कि आप देख लीजिए, भाजपा नेताओं की बात में अभी थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। हाँ। अब थोड़ा आस्ते आस्ते बोल रहे, पता नहीं पीछे मुड़ जाए तो किसके पास ईडी चले जाए। हाँ। कब तक जनता की बातों को दरकिनार करके ईडी जांच करेगी? हमें तो लगता है कि जनता की बातों पर ईडी निश्चित आएगी और जांच होगी। अभी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उससे भी पूर्व मुख्यमंत्री जो सबसे बढ़िया काम किए थे अर्जुन मुंडा ने, उसे सलाखों के पीछे डालने के लिए जांच करवाए थे, लेकिन उसे जांच रघुवर जी होने नहीं दिए, रघुवर जी आपस ले लिए। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं रांची से। राकेश, ये जिस तरीके की जो स्थिति अब झारखंड में बनती नजर आ रही है, देखिए 82 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है ईडी की तरफ से, जो कि ये अवैध संपत्ति बताई जा रही है, और जाहिर तौर पर है ये कार्रवाई अभी यहां पर रुकने वाली नहीं है, आगे और कार्रवाई होगी। क्या लगता है कि आगे कौन से वो चेहरे होंगे जो इन जांच एजेंसियों के दायरे में आ सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से ये जांच चल रही है उसमें सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं, और खास करके जिस तरीके से अभी चर्चा के दौरान बातचीत हो रही थी कि आखिर पिछली जो सरकार थी उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पे पूजा सिंघल के तमाम प्रॉपर्टी को अब एकजुट करके कहीं ना कहीं ईडी अपने गिरफ्त में लेगी, और इसके बाद से आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि कई चीजें सामने आ चुकी हैं और कुछ तथ्यात्मक चीजें भी सामने आई हैं जिसके आधार पे ईडी की कार्रवाई हो रही है। चाहे वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार हो, जिसके कार्यकाल में जब घर घोटाले हैं, ईडी के सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिली है कि सभी पे ईडी की नजर है, और हो सकता है कि जो पिछले मामले हैं उनको भी कहीं ना कहीं फिर से एक बार खंगालने की कोशिश की जा सकती है, और उससे कहीं ना कहीं जांच कराने की बात हो सकती है। अगर उसमें कुछ साक्ष्य आते हैं तो जरूर कार्रवाई होगी ईडी के सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं। लेकिन वर्तमान में बातचीत की जाए तो 82 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है, और कोशिश की जा रही है कि इसके साथ साथ जो भी संपत्ति है अगर अवैध रूप से बनाई गई है, अवैध रूप से कमाई गई है, तो कहीं ना कहीं ईडी की टीम उस पर कार्रवाई करेगी और उसको अपने कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी, उसको जब्त करने की भी कोशिश कर सकती है। लेकिन एक बात और, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि कौन कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं, तो नाम तो कई आ रहे हैं सामने, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि अभी जांच का दायरा चल रहा है, और मेरे ख्याल से अभी तमाम उन नामों पर चर्चा करना सही नहीं होगा जिनके नाम पे ईडी चर्चा नहीं कर रही है, फिर कुछ संकेत नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि कई ऐसे बड़े अधिकारियों के नाम है, कई ऐसे कारोबारियों के नाम है, और साथ साथ सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों में कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जिसमें कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। एक और बात मैं आज जोड़ना चाह रहा हूं, बार बार कल भी मैं कोशिश कर रहा था कि इस पे काम करूं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक और ईडी कार्रवाई करे, जिस तरीके से वर्तमान राज्य की सरकार से जुड़े लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पिछली सरकार पे किसी तरह की जांच नहीं हो रही है, लेकिन एक हॉर्स ट्रेडिंग का मामला था राज्यसभा चुनाव को लेकर 2016 में, उसकी भी जांच हो सकता है कि ईडी करेगी, और उस समय वर्तमान तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास थे, और उनके कुछ सहयोगी थे जिनका नाम आया था, एक आईपीएस अधिकारी का भी नाम उसमें आया था। तो हो सकता है कि जांच के दौरान इन सारी चीजों को सामने लाने की कोशिश की जाएगी, और तब जाकर पता चलता है। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि उस पूरे हॉर्स ट्रेडिंग के मामले की जो है जानकारी ईडी की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से मांगी गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बड़ा ये निकल के आ रहा है राकेश, की अस्पताल तैयार होता रहा था, उस दौरान जो पैसा खर्च किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि दरअसल जो सीए था पूजा सिंघल का, वो फर्जी बिल बना करके और वहां पर कैश रुपए भी पहुंचाता था। क्या सरकारों को तनिक भी भनक नहीं थी? अधिकारी सोते हुए नजर आ रहे थे, या फिर जानबूझकर कहीं ना कहीं उनका सहयोग करने का अधिकारियों की तरफ से भी काम किया जा रहा था? देखिए योगेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, इसमें आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तमाम लोगों की सहभागिता जरूर रही होगी। आपने जिक्र किया कि कुछ अधिकारी जरूर शामिल हो सकते हैं, तो आने वाले समय में इन सारी चीजों का खुलासा भी होगा, क्योंकि और जो कारोबारी है, चाहे विशाल चौधरी का नाम आया है, चाहे प्रेम प्रकाश का नाम आया है, अमित अग्रवाल का नाम आया है, ऐसा नहीं कि ये कारोबारी आज इसी सरकार में काम कर रहे थे, इसके पहले भी इनका कारोबार लंबे समय से चल रहा था, और इनकी सांठगांठ और कहीं न कहीं
संलिप्तता कई ऐसे बड़े अधिकारियों के साथ थी जिसको लेकर इस तरह के अवैध काम करने की बात सामने आ रही है। तो आने वाले समय में उन अधिकारियों तक भी कहीं न कहीं जाएगी ईडी की टीम और बातचीत कर सकती है, कोशिश कर सकती है कि आने वाले समय में की जांच की जाए और उन अधिकारियों के नाम में किस तरीके से देखा जा सकता है या फिर उनके पास जो संपत्ति है उसकी क्या सूचनाएं उनको मिल रही हैं। और कई ऐसी चीजें आ रही हैं सामने, अभी खुलकर चीजें सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कई ऐसे नाम आए हैं सामने बड़े अधिकारियों के। हो सकता है कि ईडी की टीम जब कार्रवाई करेगी आगे तो उन पर भी जांच की आंच आती नजर आएगी। जी बिल्कुल। सुशांतु मुखर्जी जी, आपका रुख करेंगे। देखिए, ये बात तो सच है कि जो रसूख था पूजा सिंघल का वो वर्तमान की सरकार में बना नहीं है, पहले से लगातार रहा रसूख। लेकिन सवाल यहां पर एक यह भी उठता है कि यदि भ्रष्टाचार के आरोप पूर्ववर्ती सरकारों में लगे और उसके बाद जांच हुई, जांच में भले ही पूर्ववर्ती सरकार ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन जब सरकार जेएमएम और कांग्रेस की बनी तो उसके बाद भी वही रसूख कायम रहा पूजा सिंघल का। उसके बाद क्यों नहीं शिकंजा कसा गया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे साथ प्रतुल सहदेव जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी मुखर्जी जी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये सोचने वाली है कि पिछली सरकार के समय जब ये जांचें चल रही थी, जो क्लीन चिट मिल गए, कि ये सरकार क्यों नहीं उस जांच को आगे बढ़ाए। आपकी सवाल ये है। लेकिन ये बताइए कि एक सरकार ने, हमारे राज्य की सरकार 5 साल जिस सरकार ने रहे, वो पिछले मुख्यमंत्री का जो आदेश था उसको हाईकोर्ट जाने के बाद उसे आपस लेकर उसे क्लीन चिट दिए। आज उस पर 82 करोड़ रुपया की जो आरोप लग रहे हैं, यार मनरेगा की पैसा है, उस पर जांच में कुछ बीजेपी प्रवक्ता को कुछ बताना चाहिए कि किस आधार पर वो जांच हुई थी और कैसे छोड़ दिए गए थे। हमारे पास हमारे मित्र प्रतुल जी बैठे हुए हैं, वो निश्चित तौर पर बातें रखेंगे, हम उनको छोड़ रहा हूं। जी ठीक है। प्रतुल जी बताइए भाई कि जो ये भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, जो मनरेगा कांड हुआ, आपकी सरकार थी उस दौरान कहा जा रहा है, और उस दौरान भ्रष्टाचार में जब जांच हुई तो क्लीन चिट दे दी गई। अब मामला आ रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार तो हुआ था। इसका मतलब अब मुखर्जी जी कह रहे हैं कि सुई अब आपकी तरफ घूमती हुई नजर आ रही जांच एजेंसियों की। ऑडियो नहीं है, मुझे ऑडियो आ रहा है? आप जी आ रही है। प्रतुल जी, आपको आवाज मेरी आ रही है? हाँ बिल्कुल जी बोलिए। मैं मुखर्जी जी की इज्जत करता हूँ। हाँ। वो बेफिजूल की बातें नहीं करते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इस मुद्दे पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि पूजा सिंघल का जो घोटाले का कार्यकाल था वो हमारे रघुवर दास की सरकार के बारे में एक परसेप्शन बनाया जाता है, ये उनके कार्यकाल का घोटाला नहीं था। और घोटाले का क्वांटम शायद 19 करोड़ के आसपास था। इनके सीए के यहाँ 25 करोड़ की राशि जब्त हुई। दूसरी बात, हमारी सरकार के द्वारा जो क्लीन चिट देने की बात की जा रही है, तो ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव, मैंने पहले भी बताया था, कार्मिक सचिव एक क्वाशी जुडिशियल अफसर की नियुक्ति करते हैं, वो सारी सुनवाई करता है कि विभागीय स्तर पे कोई गड़बड़ी हुई कि नहीं। वो फाइल मुख्यमंत्री तक भी नहीं जाती, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में वो चीफ सेक्रेटरी तक जाके खत्म हो जाती है। तो इसके लिए सरकार को, मुख्यमंत्री तत्कालीन रघुवर दास को ये बार बार घसीटते जो गैर उचित है। और देखिए, उस समय जो आपराधिक अनुशंसा चल रही थी विधानसभा समिति के आलोक में, उसे हमारी सरकार ने कभी वापस नहीं लिया। लेकिन लौटते हैं आज के गंभीर मुद्दे पे। देखिए, सिर्फ साहेबगंज में ईडी का आकलन है कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, और अगर आप ईडी को देखेंगे तो ये अचानक सीजर्स जो हो रहे हैं, अभी आप देखिए लगभग 85-90 करोड़ का पल्स हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी जो उनका डायग्नोस्टिक सेंटर था, उसका जो सीजर हुआ, आखिर ईडी के पास ये शक्तियां क्यों आई? क्योंकि ईडी तो पहले भी थी। ये 2019 में अमेंडमेंट करके केंद्र सरकार ने रिव्यू किया था कि ईडी को और पावर देने की जरूरत है, उसे कस्टडी में लेकर इंट्रोगेट करने की, सीजर करने की भी पावर हमारी केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 में दिया था, जिसे 2022 के पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था कि जो ईडी को शक्तियां दी गई हैं वो सही है। तो अब ईडी उसी हिसाब से कार्रवाई कर रही है, और ईडी पहले इनके समय दंतहीन थी, हमारे समय ईडी को पावर दिए गए। और ये तो झांकी है, अभी बहुत, यकीन मानिए, बहुत सारे सफेद पोश राजनेता बैठे हैं। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा साहेबगंज में 1000 करोड़ का रैकेट चला? नहीं ठीक है, वो तो जो आएंगे, लेकिन ये सवाल ये भी एक बड़ा है कि आपके पार्टी के नेता भी, आपके पार्टी के भी कुछ ऐसे सफेद पोश हो सकते हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। अब बिल्कुल आप कंप्लेन करें ना, अगर जिसको किसी के खिलाफ साक्ष्य है तो ईडी के दरवाजे तो खुले हैं।
हमारा ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जब पिंजरे में कैद तोते की संज्ञा सुप्रीम कोर्ट देता था किसी एजेंसी को। आपके पास सबूत है, आप कंप्लेन कीजिए, फिर कार्रवाई नहीं होगी, आप उच्च न्यायालय जाए, देखिए ईडी कार्रवाई नहीं करी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 21वीं शताब्दी का भारत है। अगर कोई एजेंसी किसी भी व्यक्ति पर फर्जी चार्जशीट करती है फर्जी सबूतों के आधार पर, तो आपको क्या लगता है वो अदालत में टिकेगा? अदालत धज्जियां उड़ा देगी। व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं उस अधिकारी पे, तो यकीन मानिए जो 1000 करोड़ का स्कैम है, मैं फिर से कह रहा हूं, पंकज मिश्रा का क्या रसूख था? वो पावर कहां से डिराइव करता था? मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि था। आज तक मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के पद से नहीं हटा। माननीय मुख्यमंत्री ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा, जैसे मीडिया में खबरें आई थी कि पंकज मिश्रा इतना बड़ा रैकेट चलाता था, उन्हें नहीं पता था। अब तो ईडी ने बता दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी 15 दिन हो गए, आपने क्यों नहीं हटाया पंकज मिश्रा को? आप अभी भी उसे विधायक प्रतिनिधि बनाकर रखते। 300 कॉल का डिटेल आया है। जो रिम्स में पंकज मिश्रा भर्ती था, उसने 300 कॉल अपने 2 सिपाहियों के फोन से किए। सुशांतो जी कुछ देर तो बोलने दे, मैं 20 मिनट के बाद जुड़ा हूं, थोड़ा तो मुझे भी बोलने दे दे। तो वही मैं कह रहा था कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, आप इसका क्वांटम का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम बार बार जिक्र करते हैं, पानी का एक बड़ा सा जहाज जो एक छोटे से मोहल्ले से कम जिसका साइज नहीं था, वो गंगा नदी में तैरता था और उससे पत्थर के अवैध खनन होता था। और जिस तरीके से हजारों हजार ट्रक से पत्थर का पत्थर, पूरा पलामू की बात करें, साहिबगंज की बात करें, पहाड़ों का नामो निशान मिटा दिया इस सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल में। और आप कहते हैं कि अभी भी ईडी को जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है। साहब ईडी को कार्रवाई करने दें। मैं फिर से कह रहा हूं, 21वीं सदी के भारत में कोई भी एजेंसी किसी के ऊपर अगर फर्जी चार्जशीट करती है ना, तो अदालत में उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। शिबू सोरेन के ऊपर जब कांग्रेस का कार्यकाल था, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तो इन्होंने शशिनाथ झा के केस में उन पर चार्जशीट जो किया था, जिसके कारण शिबू सोरेन जेल में थे, आज वही कांग्रेस और जेएम गलबैया में है, तो अदालत ने उसे खारिज कर दिया था उस चार्जशीट को। शिबू सोरेन बरी हुए थे। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी बात है? क्यों परेशान? मुखर्जी जी देखिए, इतनी बातें आपने सुनी, बड़ी स्पीड में और बड़ी तेजी से प्रतुल जी ने सारी बातें बता दी और स्पष्ट कर दी, बड़ी तेजी से, मतलब बिल्कुल सुपर स्पीड में, जैसे सुपर फास्ट हम लोग खबरें पढ़ते हैं उस टाइप में। बिल्कुल मुखर्जी, सुशांतो जी आपने सुना? सुशांतो जी आप ऐसे अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि जब वो कह रहे हैं कि दरअसल पूर्ववर्ती की सरकारें नहीं है, उन्होंने तो पूरा स्वच्छंद कर दिया ईडी को, एजेंसियों को, कि भाई अब आपकी जो पावर है, आपकी जो शक्तियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। वो तो भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए लगातार जब से सरकार में आए, कह रहे हैं केंद्र में बैठे हैं, तब से लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। और अगर उनका नेता कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उस पर भी कार्रवाई, उनका कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 थोड़ा सा पतुल जी का एक जवाब दे दें। हाँ बोलिए। पतुल जी हर समय ये कहते हैं कि भाई पंकज मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, निश्चित तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि वो विधायक प्रतिनिधि है, लेनी चाहिए। लेकिन ये हम पूछना चाहते हैं, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय राज्य मंत्री ईडी का चार्जशीट है, की बेटा ने ईडी के चार्जशीट में वो नेम्ड है। उस टाइम सुशांतो जी, की जनता ईडी के चार्जशीट में वो नेम्ड है, पंकज मिश्रा चार्जशीटेड है, एजेंसी ने उसे माना है। क्योंकि उसमें 2 हत्या, किसानों की हत्या हुई थी, सबसे बड़ी देश की आंदोलन थी। वो जेल में है या जेल से बाहर है? मिश्र को, टेनी को वो जेल में है या जेल से बाहर है? इस्तीफा देना चाहिए था, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कानून को, अपने आंदोलन को जो कर रहे थे, उसे अपने जो कानून बनाए थे उसे वापस ले लिए। ये बात की याद रखने की जरूरत है। मुझे, मैं बोलूं, मैं जवाब दूं? बोलिए, खोलिए। एंकर से मैं पूछ लूं सुशांत? नहीं, बोलिए प्रतुल जी, आपसे ही पूछा गया तो जवाब आप ही देंगे। ये जिस लड़के की बात कर रहे हैं, क्या वो जेल में है या जेल से बाहर है, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ। कौन? जिसकी आपने बात की अभी, किसानों की जिसने हत्या की। अजय मिश्र के बेटे ने जेल में, अजय जेल से बाहर आ गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके उसे जेल के अंदर डाला गया। अभी कहाँ है वो? अभी जेल में है। हाँ, देखिए, अगर क्या है ना कि इसके पिता से अगर किसी एक्सीडेंट को आप जोड़ कर देखते हैं तो ये गलत है। अगर उस बेटे ने गलती की है, देखिए उस बेटे ने गलती की है, हम मानते हैं, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम साथ हैं आपके, लेकिन आप लोग इस्तीफा नहीं देंगे, आप लोग में रहेंगे, सुशांतो, आप लोग इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन एक प्राइवेट, सुशांतो, जिसके विधायक प्रतिनिधि प्राइवेट
उससे इस्तीफा लेना चाह रहे हैं। नहीं, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी का वो विधायक प्रतिनिधि था और उनका वो बेटा है। अब मुझे नहीं, दो चीजें यहाँ पर भी समझने वाली हैं। देखिए मुखर्जी जी, देखिए वो बेटे की करतूतों की भरपाई पिता करना जरूरी है। पिता क्यों करे भाई? नहीं, आप बताइए, अगर अच्छा एक सेकंड बताइए, अगर आपका बेटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, आपका बेटा कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है, आप उसमें संलिप्त नहीं है, तो क्या उसकी भरपाई आप करेंगे कि आपका बेटा करेगा? नहीं, मतलब बेटा के चलते एक मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन एक मुझे इसका जवाब दे क्लियर नहीं है। मुझे 15 सेकंड लेकिन मैं बड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद आते हैं राकेश जी के पास। सुशांतो जी, मुझे थोड़ा सा समय दें। देखिए, अगर सुशांतो जी का बेटा या मेरा बेटा कोई भ्रष्ट आचरण करता है तो इसके लिए हम कैसे दोषी होते हैं? यहाँ तो पॉलिटिकल कनेक्शन की बात है साहब। मुख्यमंत्री का वो विधायक प्रतिनिधि था और अब मुझे बोलने दे सुशांतो, और विधायक प्रतिनिधि था, और जिस तरीके से टोल प्लाजा में पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया, जबकि उस केस में उसने एक ठेकेदार को, उसके गुर्गों ने, जबकि ठेकेदार ने पहले वार्निंग दी थी, ठेकेदार को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। रिम्स में आपको क्या लगता है कि सत्ता के संरक्षण के बिना वो सिपाहियों और ड्राइवर के फोन से 300 कॉल कर लेगा? रिम्स में उसे 5 स्टार सुविधाएं मिलेगी। देखिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। इस करप्शन को मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार का संरक्षण है, और वो दिन दूर नहीं। कहते ना कि ईश्वर के हाथ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कानून के लंबे हाथ इस सरकार के तमाम लोगों तक पहुंचेंगे। जो करप्शन का नंगा नाच हुआ है, इसमें कोई नहीं बचेगा। पूजा सिंघल तो झांकी है साहब, अभी आप इंतजार कीजिए। चलिए, देखिए, देखने वाली बात होगी कि आखिर अभी और कौन कौन बाकी और किस किस पर शिकंजा कसता है, और समय के अभाव के चलते चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। सुशांतो मुखर्जी जी और प्रतुल सायदेवा जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश, आपको भी तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जारी है और ये सवाल अब उठ रहा है, और लोगों के मन में जानने की आकांक्षाएं भी अब उठ रही हैं कि दरअसल पूजा सिंघल के बाद अब अगला नंबर किसका लगेगा? कौन सा वो सफेद पोश होगा जिस पर ईडी का शिकंजा कसेगा, और कौन से वो अधिकारी होंगे जिस पर ईडी की अगली नजर होगी? ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।